Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do the last section of Unit 4. Unit 4 is Substance Induced Mood Disorder. Unit 4 is from Block 3 MPCE 011, that is second year of MAPC Clinical Psychology. This is for you guys. So today we are going to study about prognosis and treatment of substance induced mood disorder. सो हम कैसे प्रोग्नोसिस क्या कर सकते हैं, यानी इंसान जब इस हैबिट में पड़ जाता है तो उसका कैसे आगे चलता है, सारी चीज़ें उसकी लाइफ में कैसे चीज़ें चलेंगी वो हम पता लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोग्नोसिस. क्या हमारे पास आइडिया है इसके बारे में कि क्या होता है लोगों के साथ, वो हम प्रोग्नोसिस में पढ़ते हैं. एंड देन ट्रीटमेंट, हम क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे इनका भला हो. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज़ द थर्ड वीडियो फ्रॉम Unit 4 and we would be able to finish third block of MPCE 011. You must be aware that there are 5 blocks from MPCE 011, quite a big uh, portion to finish. So let us start with today's topic. So हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं. सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मूड को अफेक्ट करते हैं. नाउ सो टुडेज टॉपिक इज प्रोग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. लेट अस स्टार्ट विद प्रोग्नोसिस. प्रोग्नोसिस क्या है? जो डिप्रेसिव एंड मैनिक सिम्टम्स हम देखते हैं सब्सटेंस इंटॉक्सिकेशन की वजह से, ये जनरली सबसाइड हो जाते हैं. इसके सिम्टम्स जो भी होते हैं जैसे ही उस सब्सटेंस को हम एलिमिनेट कर देते हैं पर्सन की लाइफ से, पर्सन की बॉडी से. तो जब भी इनकी बॉडी से इन सब्सटेंसेस जिनकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स हुए हैं वो चले जाएं तो ऑटोमेटिकली इंसान के ये जो सिम्टम्स है डिप्रेशन एंड मैनिक, वो दोनों ही ठीक होने लगते हैं. नाउ कभी कभी ऐसा भी होता है, ये जो सिम्टम्स हैं ये कई दिनों तक, कई हफ्तों तक भी एग्जिस्ट कर सकते हैं बिसाइड कुछ घंटे. तो कुछ घंटे तो रहते ही हैं, कभी कभी ये कई हफ्ते, कई महीनों तक भी रहते हैं. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो सिम्टम्स हैं जो इन सब्सटेंसेस की वजह से आए हैं ये डिसअपियर होते ही नहीं है. अगर ये डिसअपियर नहीं होंगे तो क्या होगा? सो ऐसे जो सब्सटेंसेस हैं जो एलिमिनेट होने के बाद भी उनका इफ़ेक्ट छोड़ते नहीं है, मतलब इंसान के अंदर उसके सिम्टम्स रह जाते हैं और सब्सटेंस के जाने के बाद भी रह जाते हैं, तो हमें इंटेंसिव ट्रीटमेंट देना ज़रूरी हो जाता है मूड डिसऑर्डर सिम्टम्स के लिए. सो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं वो मेडिकेशन और बिहेवियरल थेरेपी की हेल्प से हम देते हैं. नाउ कमिंग टू ट्रीटमेंट, हमें क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए जब सब्सटेंस इंड्यूस्ड मूड डिसऑर्डर होता है. तो बेसिक जो सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच मानी गई है अभी तक वो है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. मल्टी डिसिप्लिनरी जैसे कि नाम से ही पता चलता है, मल्टी मतलब बहुत सारे, डिसिप्लिन्स मतलब तरह तरह के जो अप्रोचेज़ हैं वो सारी. तो हम सारे तरह तरह के जो अप्रोचेज़ हैं उनको यूज़ करके उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं. वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है ये बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और इसमें फ्लैक्सिबिलिटी चाहिए. और ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर है वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. हर एक इंसान को एक जैसा ट्रीटमेंट देके काम नहीं चलेगा, तो पर्सन टू पर्सन ट्रीटमेंट भी वेरी करेगा. जो ट्रीटमेंट प्रोग्राम होता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्या सोच के ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. तो जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, हमारा मेन पर्पस जो होता है या हमारा जो एम होता है, हम क्या चाहते हैं उस ट्रीटमेंट से. फर्स्ट थिंग इज़ जो डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी उसकी बॉडी में प्रेजेंट होने वाले उन ड्रग्स को निकालना. फिज़िकल रिहैबिलिटेशन करना, क्योंकि बॉडी जो है उसमें मलेज दिखता है, हमें फटीग्ड होता है इंसान, तो वो हमें रिहैबिलिटेट करना, उसकी फ़िज़िकल रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है. ड्रग अब्यूज़ बिहेवियर को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, थर्ड पॉइंट. एंड देन फोर्थ पॉइंट कि इंडिविजुअल को रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी है कि वो इंसान आसानी से ऐसी प्रॉब्लम्स के को कोप कर सकता है और एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है. और जो विदाउट ड्रग्स भी उसकी लाइफ बहुत रिवार्डिंग हो सकती है, ये भरोसा दिलाना. साइकोथेरेपी भी मेडिकेशंस के अलोंग हमें चलाना पड़ता है, दवाइयों के अलावा साइकोथेरेपी बहुत ज़रूरी है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक्स, क्या क्या कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट है जो हमें देना चाहिए. पहला है साइकोथेरेपी.
साइकोथेरेपी में दो तरह के हो सकते हैं। साइकोथेरेपी ग्रुप में भी करते हैं, इंडिविजुअलाइज्ड भी करते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड तो समझ रहे होंगे आप, इंडिविजुअल एक इंसान को अकेला रख के करते हैं। और ग्रुप मतलब थेरेपी जब हम ग्रुप में करते हैं। ग्रुप थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। ग्रुप क्यों हेल्पफुल है, उसका रीज़न क्या हो सकता है? उसका रीज़न ये है कि जब ग्रुप में हम थेरेपी करते हैं तो वो अपने जैसे कई लोगों से कनेक्ट होता है वो पर्सन, और अपनी फीलिंग्स को ऐसा नहीं समझता कि ये अकेला ही वो ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं। जब वो अपने जैसे कई लोगों को देखता है तो उसमें एक मोटिवेशन आ जाता है। ग्रुप जो है वो एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो दूसरों से सीखे। एक पर्सन दूसरे से सीखना शुरू करता है, एक दूसरे को सपोर्ट देना शुरू करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के अंदर होप आनी शुरू हो जाती है इनकी। ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि किसने कैसे हैंडल की अपनी चीज़ें, किस तरह से उनको फ़ायदा हुआ, और वो एक दूसरे को एज अ रोल मॉडल भी एक्ट कर सकते हैं, एज अ रोल मॉडल भी उनको हेल्प हो जाती है। सो ग्रुप क्या करता है, ग्रुप क्लाइंट को ये सारे नए-नए तरीके अपने आप को किस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो वो सीखने के लिए मिलता है। आजकल ड्रामा थेरेपी है, आर्ट थेरेपी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसकी हेल्प से ये कर सकते हैं। सो जितने भी सपोर्टिव एनवायरनमेंट जब होता है तो ये अपने कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आने लगते हैं, उनको रिव्यू करने लगते हैं कि उनकी लाइफ में जो-जो इश्यूज़ हैं उनको। देन इसके अलावा मेडिसिन्स जो हैं वो डिप्रेशन और एंग्जायटी की हमें देनी पड़ती है, जो क्लाइंट को हेल्प करता है सब्सटेंस अब्यूज़ को रोकने में। एक और थेरेपी है जिसको हम बोलते हैं एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी जो है ये कंडीशनिंग मॉडल के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम एवर्जन का मतलब होता है दूर भागना किसी चीज़ से। तो हम एवर्जन थेरेपी में क्या करते हैं, जो सब्सटेंस जो उसकी हैबिट है, जो लेने की हैबिट है, उसके साथ ऐसी अनप्लीसेंट चीज़ को अटैच कर देते हैं कि जब भी वो अपनी पसंदीदा चीज़ को खाना चाहेगा या लेना चाहेगा तो उसको या तो इलेक्ट्रिक शॉक आएंगे या उसको नौशिया का फीलिंग आएगी। इस तरह की चीज़ें होंगी, अजीबोगरीब एक्सपीरियंस होंगे जो नेगेटिव होंगे ऑब्वियसली। तो जब उसको ये लगेगा कि मैं जब भी ये ड्रग्स लेता हूँ मुझे ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है या मुझे नौशिया होता है, तो वो इंसान अपने आप ही उस चीज़ से दूर हो हटना शुरू हो जाएगा। जैसे किसी को अल्कोहल की आदत है, अल्कोहल लेने की आदत है, तो अगर उसको हम पेनफुल शॉक्स देने लगे, जैसे ही वो ग्लास को मुंह के पास लेके आता है, तो उसकी ये हैबिट अपने आप जाने लगेगी। दूसरा एक और मेथड है जिसको बोलते हैं कोवर्ट सेंसिटाइजेशन। कोवर्ट सेंसिटाइजेशन जो है ये जब हम नेगेटिव एसोसिएशन कर देते हैं, अनप्लीसेंट सीन को इमेजिन करना इंसान शुरू कर देता है। जब क्लाइंट पिक्चर करेगा खुद को कि वो कोकेन ले रहा है और बहुत वायलेंटली इल हो जाता है उस चीज़ को लेकर, तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को छोड़ना शुरू कर देगा। कंटिंजेंसी मैनेजमेंट में क्लिनिशियन और क्लाइंट जो होते हैं वो एक साथ बैठते हैं और वो बिहेवियर ढूंढते हैं, सिलेक्ट करते हैं जिसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी वो इंसान अपना गोल को अचीव करता है तो उसको रीइंफोर्स किया जाएगा। तो जब भी वो गंदा बिहेवियर नहीं करेगा तो उसको कुछ रिवार्ड दिया जाएगा, तो उसको ये समझ में आएगा कि जब मैं ये गंदा बिहेवियर नहीं करता तो मुझे रिवार्ड मिलता है, तो लेट लेट मी बी लाइक दिस, मैं अच्छा ही बिहेवियर करूँगा। जैसे कि अगर किसी को कोकेन अब्यूज़र है कोई, और उसको ये बोलें कि आप अगर आपके यूरिन स्पेसिमेन नेगेटिव आता है, कोकेन नेगेटिव आता है, तो आपको लॉटरी टिकट मिलेंगे। तो इस लालच में वो कोकेन लेना छोड़ देगा क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है, लॉटरी टिकट का चस्का लग गया है। नेक्स्ट है बायोफीडबैक। बायोफीडबैक जो है जिसमें क्लाइंट उसको वो लर्न करता है बॉडी के फंक्शंस के बारे में, यानी कि एक मशीन लगा दी जाती है बायोफीडबैक में, जिसमें जब भी वो कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है उसकी बॉडी में, यानी कि टेंशन, एंग्जाइटी या कुछ और कंसंट्रेशन से रिलेटेड, तो वो जो मशीन है वो बीप करती है। तो मसल टेंशन, ब्रेन वेव पैटर्न, ये सारी चीज़ें उस मशीन से पता चल जाता है। सो वो अपने उस बिहेवियर को कंट्रोल कर ले, बिफोर टाइम कंट्रोल कर लेगा, इससे पहले कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएँ चीज़ें। सो सब्सटेंस अब्यूज़ में वो लौट नहीं पाएगा, क्योंकि जब भी अगर सब्सटेंस वो नहीं लेगा तो उसको एंग्जाइटी फ़ील होगी, और एंग्जाइटी से बचने के लिए, एंग्जाइटी जब फ़ील होगी तो हार्ट रेट में चेंज आएगा, मसल टेंशन चेंज होएगी, ब्रीदिंग रेट में भी डिफरेंस आएगा।
तो वो जो मशीन है वो ये चीज़ें नोटिस करके पहले ही अलार्म कर देगी, तो वो इंसान को समझ आ जाएगा कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना है इससे पहले कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ और मैं अब्यूज़ फिर से सब्सटेंस अब्यूज़ करना शुरू कर दूँ। सो ये बायो फीडबैक जो है ये साइकोथेरेपी के साथ साथ हम कर सकते हैं, अकेले नहीं करते, इसको साथ में कर सकते हैं। ये सेल्फ मैनेजमेंट टेक्निक है एक तरह की। रिलैक्सेशन थेरेपी इज़ अगेन अ सेल्फ मैनेजमेंट। इसमें योगा मेडिटेशन सिखाया जाता है, सब पर्सन को ये सिखाया जाता है कैसे वो रिलैक्सेशन मेथड्स यूज़ कर सकता है मूड प्रॉब्लम्स के लिए, सब्सटेंस अब्यूज़ के लिए। लेकिन इसके साथ भी साइकोथेरेपी रन करना बहुत ज़रूरी है, साइकोथेरेपी के साथ ही होगा। अगेन आर्ट एंड म्यूज़िक थेरेपी भी एक ऐसी थेरेपी है जो हम साइकोथेरेपी के साथ कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होती है कुछ लोगों के लिए, और दैट इज़ ऑल। तो ये ट्रीटमेंट के बताए थे मेथड्स जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आप इनको ज़रूर तैयार करें। और जैसे कि मैंने हर एक चीज़ एक्सप्लेन भी कर दी, आपके लिए रिवीजन में बड़ा आसान हो जाएगा ये, क्योंकि रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम मिलता है, एक ही दिन की छुट्टी होती है और 5-5 बुक एक दिन में पढ़ना बिट ट्रबलसम। सो अगर आप ये वीडियोस वॉच करें एग्ज़ाम से पहले तो ऑफ कोर्स आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट रेगुलर स्टडीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा इस बात पे ज़ोर देती हूँ कि आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करें। ये ना सोचें कि भाई वीडियो मैंने सुन लिया तो मेरी तैयारी हो गई। अनलेस आप बिना देखे ये चीज़ें बोल नहीं पाते, आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी। इट्स जस्ट अ हेल्प फ्रॉम माई साइड कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इस सब्जेक्ट में और आप अपनी डिग्री का प्रॉपर फ़ायदा उठा सकें। सो आई होप माई वीडियोज़ आर यूज़फुल टू यू। अगर यूज़फुल हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए मेरे वीडियोज़, एंड इन कमेंट करना ना भूलें, और बाकी लोगों की भी हेल्प करें शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।